हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डिवाइस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज 23 मार्च 2023 को सोशल साइंस का पेपर हुआ था। आज हम लोग उसी का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि 80 मार्क्स का हुआ था। तो देखिए, सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए जो कि आपका 16 मार्क्स का है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि योग्य जोड़े बनाइए। आपको इसमें जोड़ियां मिलानी है। पहला क्वेश्चन है आपका कि मौर्य युग को उल्टे कमल की आकृति के ऊपर का शिल्प। उल्टे कमल की आकृति यानी आप जान सकते हो, इसमें आ जाएगा सिंह और वृषभ। इसके बाद भरत मुनि ने देवासुर संग्राम को लिखा था। इसके बाद हड़प्पा। हड़प्पा में रंगपुर और रोजड़ी आता है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। पहले में आपका आएगा सी, दूसरे में आपका आ जाएगा ए, और तीसरे में आपका आ जाएगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विधान सही है या गलत, इसको बताना है आपको। तो पहला आपका दिया है कि वेदांग साहित्य में कर्मकांड, ज्योतिष और व्याकरण, कर्मकांड, ज्योतिष और व्याकरण तीन चीजों का समावेश होता है कि नहीं। हाँ, वेदांग साहित्य में इसका समावेश होता है, तो इसका उत्तर आएगा सही। इसके बाद आएगा, हमें चारों दिशाओं में अच्छे और शुभ विचार प्राप्त हो, यह संदेश किस वेद में आपको दिया है। टोटल 4 वेद है आपके पास, तो इसमें बोला है सामवेद में दिया है, नहीं ये ऋग्वेद में दिया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गलत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है आपको कि एक सींगी गेंडा बड़ी संख्या में गुजरात में पाए जाते हैं। नहीं, एक सींगी गेंडा गुजरात में पाए ही नहीं जाते, बड़ी संख्या में तो दूर की बात है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा गलत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त में लिखना है आपको। पहला आपको दिया है, चंबल बहुहेतुक योजना द्वारा कौन से राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। तो इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक का नाम क्या है, राम। राम में रा का मतलब क्या हो जाता है, राजस्थान, राजस्थान, और माँ का मतलब हो जाता है मध्य प्रदेश। 2 राज्यों को लाभ प्राप्त होता है, पहला राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में वर्षा जल का संग्रह करके कौन से गांव ने पानी की समस्या हल की है। तो इसका उत्तर आ जाएगा गुजरात के अरावली में, गुजरात के अरावली में बेडज नामक गांव, ये आ जाएगा आपका उत्तर। उस गांव का नाम क्या था, बेडज। आप सिर्फ बेडज लिखेंगे तो भी चलेगा, गुजरात के अरावली में लिख देंगे तो भी आपका उत्तर सही रहेगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है कि एमोनिया गैस और बेंजोइल वगैरह का उप उत्पादन क्या है। एमोनिया गैस और बेंजोइल वगैरह का उप उत्पादन है कोयला। इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका, कोयला। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको पूछा है कि व्यापार तुलना सकारात्मक बने, इसलिए भारत सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया। तो इसके लिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसमें क्या था कि सभी प्रोडक्ट या ज्यादा से ज्यादातर प्रोडक्ट भारत में ही प्रोड्यूस किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला है कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी को जाने वाला रेल मार्ग भारत का सबसे लंबे अंतर का रेल मार्ग है, जो किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे लंबी दूरी को तय भी करती है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि मगन भाई और उनके दोस्त अनाथ आश्रम में हर रविवार को मानद सेवा करते हैं। यह मानद सेवा किस प्रवृत्ति के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, सेवा और दान ये सब ऐसी प्रवृत्ति है जो हम लाभ के उद्देश्य से नहीं करते, और अगर हम लाभ के उद्देश्य से नहीं करते तो वो बिना आर्थिक प्रवृत्ति मानी जाती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा बिना आर्थिक प्रवृत्ति। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि खाली जगह के कारण पूंजी और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन मिला। तो वैश्वीकरण आएगा इसका उत्तर, कि वैश्वीकरण के कारण हमारे देश का अर्थतंत्र या हमारे देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जुड़ गई, तो उससे पूंजी और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन मिला। लेकिन इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज है, वो उदारीकरण करके आए। उदारीकरण में ऐसा था कि 18 क्षेत्र सरकार ने खोल दिए थे निजी लोगों के लिए, किंतु उससे पूंजी और टेक्नोलॉजी को इतना प्रोत्साहन नहीं मिला। पूंजी और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन कब मिला, जब दूसरे देश के लोग हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट किए और उनकी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हमारे देश में चालू हो गया। तो इसका उत्तर आ जाएगा वैश्वीकरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या पूछा है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का नियमन करने वाली स्वैच्छिक संस्था कौन सी है। अब आपको यहाँ पे पूछा है स्वैच्छिक संस्था जो अपने इच्छा से करे।
तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब आपको यहाँ पे गुणवत्ता पूछा है और इधर इसके फुल फॉर्म से आपको पता चल जाएगा स्टैंडर्ड यानी गुणवत्ता, परंतु बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज है, वो FPO करके आए हैं। FPO क्या है? FPO जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं ना, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसमें हॉल मार्क लगाती है। तो ये इसका उत्तर नहीं आएगा, इसका उत्तर आएगा BIS, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है आपका कि डॉक्टर मुझे BCG की रस्सी लेने की सलाह देते हैं। तो BCG रस्सी हम कब लेते हैं? जब हमें क्षय रोग हो। एकदम इजी सवाल था, कोई भी डाउट इसमें आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सक्रिय बनाने के लिए कौन सी बात को अमल में रखा गया है? तो ये आएगा आपका बायोमेट्रिक पहचान। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका आ जाएगा सी। तो आपका यहाँ पे विभाग ए पूरा होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके 16 में से कितने नंबर आए। आइए विभाग बी में चलते हैं। विभाग बी में आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। अब आपको संक्षिप्त में लिखना है, सबके 2-2 मार्क्स से। टोटल आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देने थे। पहला क्वेश्चन है आपका कि द्रविड़ों ने हमें कौन सी धार्मिक परंपराएं दी? कौन सी धार्मिक परंपराएं हमको द्रविड़ लोगों से मिली, द्रविड़ जाति से मिली? तो उन्होंने पूजा पाठ, कर्म कांड की और दान दक्षिणा की, ये सारी धार्मिक परंपराएं थी जो उन्होंने हमें दी थी और हमने उनसे स्वीकार की थी। तो देखिए 17 में आपको अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया है। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 अथवा वाला कि भारतीय विरासत के जतन और संरक्षण के लिए हमारे संवैधानिक कर्तव्य बताइए। ये तो कितना इजी क्वेश्चन है। आप लोग इसमें अपने आपको मतलब ऐसा क्या लगता है जिससे हमारी भारतीय विरासत की संरक्षण हम लोग कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं? तो उसके लिए पहला आप क्या लिख सकते थे कि हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए, सुरक्षित रखने के लिए हिंसा नहीं करेंगे तो सुरक्षित रहेगा। उसके बाद सभी वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और प्राणी के प्रति दया भाव दिखाना हमारा कर्तव्य है। ये सब सारे कर्तव्य आपको लिख देने थे, बना बना के आप लिख सकते थे, इसमें आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि प्राचीन भारत में चर्म उद्योग का महत्व बताइए। तो आप इसमें कैसे लिख सकते थे कि प्राचीन भारत में चर्म उद्योग का महत्व निम्नलिखित है। प्राचीन चमड़े से हम लोग क्या क्या बना सकते थे कि चप्पल, पर्स, पट्टा, घोड़े और ऊंट के जो पीठ में हम लोग रखते हैं बैठने के लिए, वो भी चमड़े का बनता है। और प्राणियों को बांधने के लिए जो रस्सी होती है वो भी पहले चमड़े से बनाई जाती थी। तो ये सारे महत्व थे चीज वस्तु बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि खजुराहो मंदिर के बारे में संक्षिप्त माहिती देना है। आपको थोड़े शब्दों में ही लिखना है, संक्षिप्त अर्थात। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आया है। 25 मंदिर है, 25 मंदिरों का समूह बना हुआ है ये, और इसमें अधिकांश मंदिर शिव मंदिर है। लगभग 80 मंदिरों का निर्माण हुआ था, इस प्रकार से आप लिख सकते थे। और अगला क्वेश्चन है आपका कि पाटन के प्राचीन स्थापत्य के बारे में आपको माहिती देनी है। पाटन में जो प्राचीन स्थापत्य बने हुए हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पाटन के प्राचीन स्थापत्य में रानी की वाव आ जाती है, सहस्त्रलिंग तालाब आ जाते हैं और सिद्धपुर का रुद्र महल आ जाता है। ये सारे स्थापत्य उसमें आ जाते हैं, जिसमें से रानी की वाव बहुत फेमस है। तो आप उसका टिप्पणी दे सकते थे, आप उसके बारे में कुछ और भी लिख देते तो आपको नंबर मिल जाते अच्छे खासे। अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 कि पर्यटन उद्योग से होने वाले लाभ। पर्यटन उद्योग से क्या होता है? पूंजी निवेश बढ़ जाता है और आजू बाजू उसके होटल लोग बनाने लगते हैं। विदेश के लोग देखने आते हैं तो विदेशी पैसा बढ़ता है, जिससे निवेश बढ़ा सकते हैं हम लोग उद्योग में और लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ये सारे लाभ होते हैं पर्यटन उद्योग से। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्या पूछा है कि वन संरक्षण के लिए कोई भी 4 उपाय बताने हैं आपको। वन संरक्षण यानी जंगलों को बचाने के लिए कोई भी 4 उपाय तो आप बता ही सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 22 के अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया है कि जैव आरक्षित क्षेत्र अर्थात क्या। जैव आरक्षित क्षेत्र नाम से पता चल रहा है कि किसी के सुरक्षा के लिए, आरक्षण के लिए बनाया गया होगा। तो वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से जैव आरक्षित क्षेत्रों को बनाया गया है। इसको आप इतना लिख देते तो भी आपको मार्क्स मिल जाता। उसके बाद तो अगला क्वेश्चन है आपका कि जल व्यवस्थापन के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में लेनी चाहिए। तो निम्नलिखित बातों को ध्यान में लेना चाहिए, जैसे कि बाग बगीचे, वाहन, शौचालय तथा वॉश बेसिन जिसमें हम हाथों धुलते हैं, उसका उपयोग करने में पानी का कम उपयोग करना चाहिए। लोगों को जागृति फैलानी चाहिए पानी के उपयोग के लिए कि कम उपयोग करें। नदी या नाले में भैंस या कपड़े उपड़े नहीं धुलना चाहिए। आजकल लोग नदी में ही भैंस को घुसा देते हैं। उसके बाद जलाशयों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। ये सब बात आप बना बना करके लिख सकते थे। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि खनिज संरक्षण के कोई भी 4 उपाय बताना है।
तो वैसे तो आप बता सकते थे, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ कि योग्य तकनीक का उपयोग करना चाहिए, पुनः चक्रण मतलब ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको एक बार यूज करने के बाद उसको हम दोबारा से मतलब निर्मित कर सके, दोबारा से नया बना सके। उसके बाद खनिजों का वैकल्पिक उपयोग करना चाहिए, खनिजों का अलग अलग विभाग में बांट देना चाहिए कि इस विभाग में इतना ही उपयोग होगा तो इसमें इतना ही उपयोग होगा। उसके बाद टिकाऊ विकास मतलब ऐसी गुण चीजों की गुणवत्ता ऐसी बनानी चाहिए जो टिकाऊ हो, लंबे समय के लिए हो, तो विकास हो पाएगा। ऐसे आप बना बना के लिख सकते थे। अब इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 24, आज के समय में सौर ऊर्जा की उपयोगिता बताइए। तो सौर ऊर्जा की अनेक उपयोगिताएं आप लोग बता सकते थे। वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, टाइम की कमी होने के कारण मैं नहीं बता रहा आपको। अगर आपको उसका आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि चीनी उद्योग के बारे में संक्षिप्त माहिती देना है आपको। चीनी उद्योग के बारे में संक्षिप्त माहिती। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें पहले तो कपड़ों का उद्योग आता है, कपड़ों के उद्योग के बाद फिर चीनी का उद्योग आ जाता है। तो उसमें कृषि बहुत मायने रखती है, जिसमें से हम गन्ना उगाते हैं और गन्ने के रस से चीनी या फिर गुड़ बनाया जाता है। तो इसमें बारडोली, गणदेवी, सूरत, नवसारी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सारे राज्य में चीनी के कारखाने हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के अथवे में कि पर्यावरण अतिक्रमण को रोकने के उपाय, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के उपाय आप लिख सकते थे अपने मन से भी। अगला क्वेश्चन है आपका कि आतंकवाद के सामाजिक असर बताइए। आतंकवाद के सामाजिक असर बहुत सारे हैं। अगर समाज में आतंकवाद फैलेगा तो लोगों के मन में संदेह, डर फैल जाएगा अपने सरकार के प्रति। लूट मार, भय, हिंसा, चोरी जैसी प्रवृत्तियां बढ़ जाएंगी। समाज का विघटन होने लगेगा। लोगों को एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हो जाएगा। सांप्रदायिकता के झगड़े होने लग जाएंगे। ये सारे कारण या फिर ये सारे असर होंगे। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हो गया तो क्वेश्चन नंबर 26 तक में आपका विभाग भी खत्म हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो विभाग सी में आपका पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल से भारत नगर आयोजन में निपुण रहा, या वाक्य को आपको साबित करना है। इसमें आप 2-3 उदाहरण दे सकते थे, जैसे कि मोहनजोदाड़ो वाला और एक हड़प्पा वाला। मोहनजोदाड़ो में क्या था, सड़क योजना थी, गटर योजना थी, और घर घर में खिड़कियां, दरवाजा, डेहरी, रसोई घर, स्नान घर, ये सब बनाए जाते थे। ये सब प्राचीन ने एडोप्ट किया है, प्राचीन भारत की जो नगर योजना रही है हड़प्पा में। इसमें क्या था, सड़क योजना में सभी सड़क एक दूसरे पर 90 डिग्री पर आकर मिलते थे, यानी समकोण पर आकर के मिलते थे एक दूसरे से। इस प्रकार के नगर आयोजन होता था, जो अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 27 के अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 की मोढेरा का भव्य सूर्य मंदिर के बारे में टिप्पणी लिखना है, वो आप लिख ही सकते थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य और खुद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहाँ से शिक्षा ली थी, यह ऐतिहासिक विद्यापीठ का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा के दिया है, आपको सीधा भी पूछ सकता है आज चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चाणक्य ने जहाँ से शिक्षा प्राप्त की उस विद्यापीठ का वर्णन कीजिए। तो वह विद्यापीठ थी तक्षशिला। आपको तक्षशिला का वर्णन करना था यहाँ पे। बहुत लोगों ने नालंदा का किया होगा, मुझे पता है। जिन्होंने जिन्होंने नालंदा का किया है कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको 3 शब्द दिए हैं, इन सभी शब्दों का अर्थ समझाना है आपको। तो इसमें आपको पहला दिया है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन अर्थात ऐसे संसाधन जिसका मालिकी हक या फिर जिनका अधिकार किसके पास हो, राष्ट्र के पास हो। ठीक, ऐसा संसाधन। अगला है आपका लेटेराइट जमीन। लेटेराइट जमीन लेटिन भाषा में से आया है, जिसका अर्थ होता है लेटर, यानी कि बाद में। ये शब्द में से लेटेराइट जमीन आया है। ये एक लाल रंग की जमीन होती है जो लोह ऑक्साइड के कारण लाल हो जाती है। किसके कारण? लोह ऑक्साइड के कारण। ऐसे आप लिख सकते थे बना बना के, या फिर थोड़ा आपने पढ़ा होगा तो। इसके बाद अगला शब्द आता है जमीन का कटाव। जमीन कटाव अर्थात जब हम लोग जंगल में से या किसी भी जमीन में से पेड़ पौधे काट देते हैं तो वो जमीन बह जाती है, ऐसे बह जाती है हवा या फिर पानी के बहाव के कारण। ऐसे ऐसे एक जगह से बह के दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं जमीन कटाव। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि समाजवादी पद्धति के लक्षण और लाभ लिखना है आपको, और उसके अथवा में आपको दिया है भारतीय अर्थतंत्र के ढांचे के बारे में माहिती। समाजवादी पद्धति के लक्षण में आप देख सकते हो कि समाजवादी पद्धति में साधनों की मालिकी राज्य की होती है, और फिर अर्थतंत्र में सभी निर्णय राज्य द्वारा लिए जाते हैं, और आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ नहीं होता बल्कि समाज का कल्याण होता है। पूंजीवादी पद्धति के केंद्र में लाभ होता है। इसके बाद श्रमिकों को काम के बदले में वेतन चुकाया जाता है, ये इसके लक्षण हो जाते हैं। और लाभ में आप लिख सकते हो कि ग्राहकों का शोषण नहीं होता,
आय और संपत्ति की असमानता दूर हो जाती है। इस पद्धति में उत्पादन के निर्णय राज्य द्वारा लिए जाते हैं, तो प्राकृतिक संपत्ति का क्षय भी नहीं होता, यानी नष्ट भी नहीं होती प्राकृतिक संपत्ति ज्यादा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आपको पूछा है कि भारतीय अर्थतंत्र के ढांचे के बारे में लिखिए। तो भारतीय अर्थतंत्र के 3 ढांचे हैं। भारतीय अर्थतंत्र के 3 क्षेत्र भी आप कह सकते हो। पहला हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि आ जाती है। दूसरा आपका हो जाएगा माध्यमिक क्षेत्र, यानी कि जिसमें आपका उद्योग आ जाता है। और उसके बाद आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र, जैसे कि टीचर डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं, बदले में उनको फीस दी जाती है। ये 3 क्षेत्र आ जाएंगे अर्थतंत्र के ढांचे में। उसके बाद आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित विश्व व्यापार संगठन के ध्येय और कार्य। ये तो आप उसके ध्येय और कार्य बता सकते हो। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आपको ध्येय और कार्य बताने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में आपको पूछा है कि उत्पादकों और व्यापारियों के द्वारा ग्राहकों का विविध तरीके से शोषण होता है, कारण लिखना है। तो ग्राहकों का शोषण के बारे में आपको लिखना था। ग्राहकों का शोषण किस किस तरीके से होता है, ये आप बना के लिख सकते थे अपने मन से। इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया है। वो क्वेश्चन है कि अगर कोई ग्राहक माल या सेवा में त्रुटि या खामी लगती है तो फरियाद कैसे करेंगे। मतलब कोई भी चीज या वस्तु ग्राहक लेता है और वो उसको खराब मिल जाती है, तो फरियाद कैसे करेगा, ये आपको लिखना था। फरियाद करने के लिए ग्राहक मंडल बनाया गया है, ग्राहक सुरक्षा परिषद भी जिसको कहते हैं। इसमें वो अपनी फरियाद सबूत के साथ कर सकता है। वो प्रोडक्ट दिखा करके कि इसमें ये त्रुटि है, वो अपनी फरियाद कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत सरकार द्वारा महिला शोषण रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। महिलाओं का शोषण कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, ये आप लिख सकते थे। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया आपको क्वेश्चन नंबर 34 के सांप्रदायिकता व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए अवरोधक है। सांप्रदायिकता को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। ये ऊपर आपको एक वाक्य दे दिया है, आप इससे बना करके भी उत्तर लिख सकते थे कि सांप्रदायिकता व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास को रोक देता है। सांप्रदायिकता यानी धर्म को लेकर झगड़े, उसको रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, ये आप बना कर लिख सकते थे। अब देखिए आपका सेक्शन डी चालू हो गया है, सेक्शन सी आपका पूरा हो गया। सेक्शन डी में आपको 100 से 120 शब्द में उत्तर लिखने थे। 5 क्वेश्चन थे 4-4 मार्क्स के। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है गणित शास्त्र और वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में महत्व आपको बताना था। दोनों अथवा में एक दूसरे के। गणित शास्त्र में 0 और 0, गणित शास्त्र में आर्यभट्ट ने शून्य और पाई के मान की खोज की थी, ये सब आप लिख सकते थे। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 36 कृषि क्षेत्र में हुए संस्थागत सुधार। कृषि क्षेत्र में क्या क्या सुधार हो गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और सरकार फसल के बदले में बीमा देने लग गई है, ये सब आप लिख सकते थे। आपको पूछा है कि गरीबी उद्भव के कारण, यानी गरीबी के कारण आपको लिखना था। गरीबी के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहले तो बेरोजगारी, फिर जनसंख्या बढ़ जाना, इसके बाद आर्थिक नीति के निर्णय सही से नहीं लेना, आय की असमानता, ये सब कारण है जिसकी वजह से गरीबी उद्भव होती है, गरीबी बढ़ जाती है। और इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया है कि बेरोजगारी के स्वरूप यानी प्रकार। बेरोजगारी के 6 प्रकार हैं। पहला है ऋतुगत बेरोजगारी, घनसजन्य बेरोजगारी, ढांचागत बेरोजगारी, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। ये 6 प्रकार आपको लिख के उसको समझा देना था और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 राष्ट्रीय अन्न सलामती कानून, मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, उसके हेतु यानी उसके उद्देश्य आपको बताने थे। उसके उद्देश्य क्या थे। यह 10 दिसंबर 2013 को पारित हुआ था। इसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि एक स्थान से दूसरे स्थान अन्न को ले जाने के लिए जो वाहन का खर्चा आता है, बस उसकी पूर्ति, जितने ही पैसे ग्राहकों से लिए जाएंगे उसकी पूर्ति हो जाए, इतने कम दाम ही ग्राहकों से लिए जाएंगे। तो ये इसके उद्देश्य थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में आपको मैप में दर्शाने थे कुछ पॉइंट्स, जिसमें से पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय उद्यान दाचीगाम, कॉफी का उत्पादन करने वाला एक प्रदेश, और राउरकेला लोहा फौलाद संकुल, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी से
ध्रुवी साठिया तक आपको बताना था। मेरे पास मैप नहीं है इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको बता नहीं रहा हूँ। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो एसएस के पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म होता है। इसमें से अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ पूछना है मुझसे, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। और आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो।